लालच बुरी बला है इस कहावत के अनुसार, तथा इसलिए भी कि हमको लोगों को कोई दूसरा ऐसा जरिया भी न था जहाँ से हथियार मिल सकते। मैं कुछ दिनों बाद फिर गया। इस समय उसी ने एक बड़ा सुंदर कारतूसी रिवॉल्वर दिया। कुछ पुराने कारतूसे दिए। रिवॉल्वर था तो पुराना, किंतु बड़ा ही उत्तम था। दाम उसके नए के बराबर देने पड़े। अब उसे विश्वास हो गया कि यह हथियारों के खरीदार है। उसने प्राणपण से चेष्टा की और कई रिवॉल्वर तथा 2-3 राइफल जुटाई। उसे भी अच्छा लाभ हो जाता था। प्रत्येक वस्तु पर वह 20-30 रुपये मुनाफा ले लेता था। बाज चीज पर दूना नफा खा लेता था। इसके बाद हमारी संस्था के 2-3 सदस्य मिलकर गए। दुकानदार ने भी हमारी उत्कट इच्छा को देखकर इधर उधर से पुराने हथियार को खरीद करके उनकी मरम्मत की और नया सा करके हमारे हाथ बेचना शुरू किया। खूब ठगा। हम लोग कुछ जानते नहीं थे। इस प्रकार अभ्यास करने से कुछ नया पुराना समझने लगे। एक दूसरे सिकलिंगर से भेंट हुई। वह स्वयं कुछ नहीं जानता था, किंतु उसने वचन दिया कि वह कुछ रईसों से हमारी भेंट करा देगा। उसने एक रईस से मुलाकात कराई जिसके पास एक रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर खरीदने की हमने इच्छा प्रकट की। उन महाशय ने उसे रिवॉल्वर के 150 रुपये मांगे। रिवॉल्वर नया था। बड़े कहने सुनने पर 100 कारतूस उन्होंने दिए और 155 रुपये लिए। 150 रुपये उन्होंने स्वयं लिए। 5 रुपये सिकलिंगर को कमीशन के तौर पर देने पड़े। रिवॉल्वर चमकता हुआ नया था। समझे अधिक दामों का होगा। खरीद लिया। विचार हुआ कि इस प्रकार ठगे जाने से काम न चलेगा। किसी प्रकार कुछ जानने का प्रयत्न किया जाए। बड़ी कोशिश के बाद कलकत्ता मुंबई से बंदूक विक्रेताओं की लिस्टें मंगाकर देखी। देखकर आंखें खुल गई। जितने रिवॉल्वर या बंदूकें हमने खरीदी थी, एक को छोड़ सबके दुगने दाम दिए थे। 155 रुपये वाली रिवॉल्वर के दाम केवल 30 रुपये ही थे और 10 के 100 कारतूस। इस प्रकार कुल सामान 40 का था, जिसके बदले 155 रुपये देने पड़े। बड़ा खेद हुआ। करे तो क्या करे, और कोई दूसरा जरिया भी तो न था। कुछ समय पश्चात कारखानों की लिस्टें लेकर 3-4 सदस्य मिलकर गए। खूब जांच खोज की। किसी प्रकार रियासत की पुलिस को पता चल गया। एक खुफिया पुलिस वाला मुझे मिला। उसने कई हथियार दिलाने का वादा किया और वह मुझे पुलिस इंस्पेक्टर के घर ले गया। दैवात उस समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पर मौजूद न थे। उनके द्वार पर एक पुलिस का सिपाही बैठा था, जिसे मैं भली भांति जानता था। मोहल्ले में खुफिया पुलिस वाले की आंख बचाकर पूछा कि अमुक घर किसका है। मालूम हुआ पुलिस इंस्पेक्टर का। मैं इस्तेमाल करके जैसे तैसे निकल आया। मैं इतस्तत करके जैसे तैसे निकल आया और अति शीघ्र अपने ठहरने का स्थान बदला। उस समय हम लोगों के पास 2 राइफलें, 4 रिवॉल्वर तथा 2 पिस्तौल खरीदे हुए मौजूद थे। किसी प्रकार उस खुफिया पुलिस वाले को एक कारीगर से जहाँ पर कि हम लोग अपने हथियारों को मरम्मत कराते थे, मालूम हुआ कि हम में से एक व्यक्ति उसी दिन जाने वाला था। उसने चारों ओर स्टेशन पर तार दिलवाए। रेलगाड़ियों की तलाशी ली गई, पर पुलिस की असावधानी के कारण हम बाल बच गए। रुपए की चपत बुरी होती है। एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास एक राइफल थी। मालूम हुआ वह बेचते हैं। हम लोग पहुँचे। अपने आप को रियासत का रहने वाला बतलाया। उन्होंने निश्चय करने के लिए बहुत से प्रश्न पूछे, क्योंकि हम लोग लड़के तो थे ही। पुलिस सुपरिटेंडेंट पेशन याफ्ता जाति के मुसलमान थे। हमारी बातों पर उन्हें पूर्ण विश्वास न हुआ। कहा कि आपने थानेदार से लिखवा लाओ कि वह तुम्हें जानते हैं। मैं गया। जिस स्थान का रहने वाला बताया था, वहाँ के थानेदार का नाम मालूम किया
और एक दो जिम्मेदारों के नाम मालूम करके एक पत्र लिखा कि मैं उस स्थान के रहने वाले अमुक जमींदार का पुत्र हूँ और वे लोग मुझे भली भांति जानते हैं। उसी पत्र पर जमींदारों के हिंदी में और पुलिस के दरोगा के अंग्रेजी में हस्ताक्षर बना पत्र ले जाकर पुलिस कप्तान साहब को दिया। बड़े गौर से देखने के बाद वह बोले, मैं थाने में दरियाफ्त कर लूँ। तुम्हें भी थाने में चलकर इतला देनी होगी कि राइफल खरीद रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हमने आपके इत्मीनान के लिए इतनी मुसीबत झेली, इस 10-12 रुपए खर्च किए। अगर अब भी इत्मीनान न हो तो मजबूरी है, हम पुलिस में न जाएंगे। राइफल के दाम लिस्ट में 180 रुपए लिखे थे, वह 250 मांगते थे। साथ में 200 कारतूस भी दे रहे थे। कारतूस भरने का सामान भी देते थे, जो लगभग 50 रुपयों का होता। इस प्रकार पुरानी राइफल के नए के समान दाम मांगते थे। हम लोग भी 250 रुपये देते थे। पुलिस कप्तान ने भी विचारा कि पूरे दाम मिल रहे हैं। स्वयं वृद्ध हो चुके थे, कोई पुत्र भी न था, अतएव 250 रुपये लेकर राइफल दे दी। पुलिस में कुछ पूछने न गए। उन्हीं दिनों राज्यों के एक उच्च पदाधिकारी के नौकर को मिलकर उनके यहाँ से रिवॉल्वर चोरी कराया, जिसके दाम लिस्ट में 75 रुपये थे। उसे 100 रुपये में खरीदा। एक माउजर पिस्तौल भी चोरी कराया, जिसके दाम लिस्ट में उस समय 200 रुपये थे। हमें माउजर पिस्तौल की प्राप्ति की बड़ी उत्कट इच्छा थी। बड़े भारी प्रयत्न के बाद यह माउजर पिस्तौल मिला, जिसका मूल्य 300 देना पड़ा। कारतूस एक न मिला। हमारे पुराने मित्र कबाड़ी महोदय के पास माउजर पिस्तौल के 50 कारतूस पड़े थे। उन्होंने बड़ा काम दिया। हममें से किसी ने भी पहले माउजर पिस्तौल देखा भी न था। कुछ न समझ सके कि कैसे प्रयोग किया जाता है। बड़े कठिन परिश्रम से उसका प्रयोग समझ में आया। हमने 3 राइफलें, एक 12 बोर की 2 नाली कारतूसी बंदूक, 2 टोपीदार बंदूकें, 3 टोपीदार रिवॉल्वर और 5 कारतूसी रिवॉल्वर खरीदे। प्रत्येक हथियार के साथ 50 या 100 कारतूस भी ले लिए। इन सब में लगभग 4000 रुपये व्यय हुए। कुछ कटार तथा तलवारें इत्यादि भी खरीदी थी। मैनपुरी षड्यंत्र। इधर तो हम लोग अपने कार्य में व्यस्त थे, उधर मैनपुरी के एक सदस्य पर लीडरी का भूत सवार हुआ। उन्होंने अपना पृथक संगठन किया, कुछ अस्त्र शस्त्र भी एकत्रित किए। धन की कमी की पूर्ति के लिए एक सदस्य से कहा कि अपने किसी कुटुंबी के यहाँ डाका डलवाओ। उस सदस्य ने कोई उत्तर न दिया। उसे आज्ञापत्र दिया गया और मार देने की धमकी दी गई। वह पुलिस के पास गया, मामला खुला। मैनपुरी में धरपकड़ शुरू हो गई। हम लोगों को भी समाचार मिला। दिल्ली में कांग्रेस होने वाली थी। विचार किया गया कि अमेरिका को स्वाधीनता कैसी मिली नामक पुस्तक, जो यूपी सरकार ने जब्त कर ली थी, कांग्रेस के अवसर पर बेच दी जावे। कांग्रेस के उत्सव पर मैं शाहजहांपुर के सेवा समिति के साथ अपनी एम्बुलेंस की टोली लेकर गया था। एम्बुलेंस वालों को प्रत्येक स्थान पर बिना रोक जाने की आज्ञा थी। कांग्रेस पंडाल के बाहर खुले रूप में नवयुवक यह कहकर पुस्तक बेच रहे थे, यूपी में जब्त की किताब, अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली। खुफिया पुलिस वालों ने कांग्रेस का कैंप घेर लिया। सामने ही आर्य समाज का कैंप था। वहां पर पुस्तक विक्रेताओं की पुलिस ने तलाशी लेना आरंभ कर दिया। मैंने कांग्रेस कैंप पर अपने स्वयं सेवक इसलिए छोड़ दिए कि वे बिना स्वागतकारिणी समिति के मंत्री या प्रधान की आज्ञा पर किसी पुलिस वाले को कैंप में न घूमने दें। आर्य समाज के कैंप में गया
सब पुस्तकें एक टेंट में जमा थी। मैंने अपने ओवरकोट में पुस्तकें लपेटी, जो लगभग 200 होगी, और उसे कंधे पर डालकर पुलिस वालों के सामने से निकला। मैं वर्दी पहने था, टोप लगाए हुए था। एम्बुलेंस का बड़ा सा लाल बिल्ला मेरे हाथ पर लगा हुआ था। किसी ने संदेह भी न किया और पुस्तकें बच गई। दिल्ली कांग्रेस से लौटकर शाहजहाँपुर आए। वहाँ भी पकड़ धकड़ शुरू हुई। हम लोग वहाँ से चलकर दूसरे शहर के एक मकान में ठहरे हुए थे। रात्रि के समय मकान मालिक ने बाहर से मकान में ताला डाल दिया। 11 बजे के लगभग हमारा एक साथी बाहर से आया। उसने बाहर से ताला पड़ा देख पुकारा। हम लोगों को भी संदेह हुआ। सबके सब दीवार पर से उतरकर मकान छोड़कर चल दिए। अंधेरी रात थी। थोड़ी दूर गए थे कि हठात की आवाज़ आई, खड़े हो जाओ, कौन जाता है। हम लोग 7-8 आदमी थी। समझे कि घिर गए। एक कदम उठाना ही चाहते थे कि फिर आवाज़ हुई, खड़े हो जाओ, नहीं तो गोली मारते हैं। हम लोग खड़े हो गए। थोड़ी देर में एक पुलिस के दरोगा बंदूक हमारी तरफ किए हुए, रिवॉल्वर कंधे में लटकाए कई सिपाहियों को लिए हुए आ पहुँचे। पूछा, कौन हो, कहाँ जाते हो। हम लोगों ने कहा, विद्यार्थी है, स्टेशन जा रहे हैं। कहाँ जाओगे। लखनऊ। उस समय रात के 2 बजे थे। लखनऊ की गाड़ी 5 बजे जाती थी। दरोगा जी को शक हुआ। लालटेन आई। हम लोगों के चेहरे रोशनी में देखकर उनका शक जाता रहा। कहने लगे, रात के समय लालटेन लेकर चला कीजिए, गलती हुई मुआफ़ी कीजिए। हम लोग भी सलाम झाड़कर चलते बने। एक बाग में फूस की मड़ैया पड़ी थी, उसमें जा बैठे। पानी बरसने लगा। मूसलाधार पानी गिरा। सब कपड़े भीग गए। जमीन पर भी पानी भर गया। जनवरी का महीना था। खूब जाड़ा पड़ रहा था। रात भर भीगते और ठिठुरते रहे। बड़ा कष्ट हुआ। प्रातःकाल धर्मशाला में जाकर कपड़े सुखाए। दूसरे दिन शाहजहाँपुर आकर बंदूकें जमीन में गाड़कर प्रयाग पहुँचे। विश्वासघात। प्रयाग की एक धर्मशाला में 2-3 दिन निवास करके विचार किया गया कि एक व्यक्ति बहुत दुर्बलात्मा है। यदि वह पकड़ा गया तो सब भेद खुल जाएगा, अतः उसे मार दिया जाए। मैंने कहा, मनुष्य हत्या ठीक नहीं, पर अंत में निश्चय हुआ कि कल चला जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। मैं चुप हो गया। हम लोग 4 सदस्य साथ थे। हम चारों तीसरे पहर झूसी का किला देखने गए। जब लौटे तब संध्या हो चुकी थी। उसी समय गंगा पार करके यमुना तट पर गए। शौचादि से निवृत्त होकर मैं संध्या समय उपासना करने के लिए रेती पर बैठ गया। एक महाशय ने कहा, यमुना के निकट बैठो। मैं तट से दूर एक ऊंचे स्थान पर बैठा था। मैं वहीं बैठा रहा। वे तीनों भी मेरे पास ही आकर बैठ गए। मैं आंखें बंद किए ध्यान कर रहा था। थोड़ी देर में खट से आवाज़ हुई। समझा कि साथियों में से कोई कुछ कर रहा होगा। तुरंत ही फायर हुआ। गोली सन से मेरे कान के पास से निकल गई। मैं समझ गया कि मेरे ऊपर ही फायर हुआ। मैं रिवॉल्वर निकालता हुआ आगे बढ़ा। पीछे फिर कर देखा, वह महाशय माउजर हाथ में लिए मेरे ऊपर गोली चला रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझसे उनका झगड़ा हो चुका था, किंतु बाद में समझौता हो गया था। फिर भी उन्होंने यह कार्य किया। मैं भी सामना करने को प्रस्तुत हुआ। तीसरा फायर करके वह भाग खड़े हुए। उनके साथ प्रयाग में ठहरे हुए 2 सदस्य और भी थे। वो तीनों भाग गए। मुझे देर इसलिए हुई कि मेरा रिवॉल्वर चमड़े के खोल में रखा था। यदि आधा मिनट और उसमें कोई भी खड़ा रह जाता तो मेरी गोली का निशाना बन जाता। जब सब भाग गए तब मैं गोली चलाना व्यर्थ जान वहाँ से चला आया। मैं बाल बच गया। मुझसे 2 गज के फासले पर से माउजर पिस्तौल से गोलियां चलाई गई और उस अवस्था में जबकि मैं बैठा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं बच कैसे गया। पहला कारतूस फूटा नहीं। 3 फायर हुए। मैं गदगद होकर परमात्मा का स्मरण करने लगा। आनंदोल्लास में मुझे मूर्छा आ गई।
मेरे हाथ से रिवॉल्वर तथा खोल दोनों गिर गए। यदि उस समय कोई निकट होता तो मुझे भली भांति मार सकता था। मेरी यह अवस्था लगभग 1 मिनट तक रही होगी कि मुझसे किसी ने कहा, उठ। मैं उठा, रिवॉल्वर उठा लिया। खोल उठाने का स्मरण ही न रहा। 22 जनवरी की घटना है। मैं केवल एक कोट और एक तहमद पहने था। बाल बढ़ रहे थे। नंगे सिर, पैर में जूता भी नहीं। ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ? अनेक विचार उठ रहे थे। उन्हीं विचारों में निमग्न यमुना तट पर बड़ी देर तक घूमता रहा। ध्यान आया कि धर्मशाला चलकर ताला तोड़कर सामान निकालूं। सोचा कि धर्मशाला जाने से गोली चलेगी, व्यर्थ में खून होगा। अभी ठीक नहीं, अकेले बदला लेना उचित नहीं, और कुछ साथियों को लेकर फिर बदला लिया जाएगा। मेरे एक साधारण मित्र प्रयाग में रहते थे। उनके पास जाकर बड़ी मुश्किल से एक चादर ली और रेल से लखनऊ आया। लखनऊ आकर बाल बनवाए, धोती जूता खरीदे, क्योंकि रुपए मेरे पास थे। रुपए न भी होते तो भी मैं सदैव जो 40-50 रुपए की सोने की अंगूठी पहने रहता था, उसे काम में ला सकता था। वहाँ से आकर अन्य सदस्यों से मिलकर सब विवरण कह सुनाया। कुछ दिन जंगल में रहा। इच्छा थी कि सन्यासी हो जाऊं। संसार कुछ नहीं। बात को फिर माताजी के पास गया। उन्हें सब कहा सुनाया। उन्होंने मुझे ग्वालियर जाने का आदेश किया। थोड़े दिनों में माता पिता सभी दादाजी के भाई के यहाँ आ गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैं हर वक्त यही विचार किया करता कि मुझे बदला अवश्य लेना चाहिए। एक दिन प्रतिज्ञा करके रिवॉल्वर लेकर शत्रु की हत्या करने की इच्छा में गया भी, किंतु सफलता न मिली। इसी प्रकार की उधेड़-बुन में मुझे ज्वर आने लगा। कई महीनों तक बीमार रहा। माताजी मेरे विचारों को समझ गई। माताजी ने बड़ी सांत्वना दी। कहने लगी कि प्रतिज्ञा करो कि तुम अपनी हत्या की चेष्टा करने वालों को जान से न मारोगे। मैंने प्रतिज्ञा करने में आनाकानी की तो वह कहने लगी कि मैं मातृ ऋण के बदले में प्रतिज्ञा करती हूँ, क्या जवाब है? माताजी ने मुझे बाध्य कर मेरी प्रतिज्ञा भंग करवाई। अपनी बात पक्की रखी। मुझे ही सिर नीचा करना पड़ा। उस दिन से मेरा ज्वर कम होने लगा और मैं अच्छा हो गया। पलायनावस्था। मैं ग्राम में ग्रामवासियों की भांति उसी प्रकार के कपड़े पहनकर रहने लगा। खेती भी करने लगा। देखने वाले अधिक से अधिक इतना समझ सकते थे कि मैं शहर में रहा हूँ। संभव है कि कुछ पढ़ा भी हो। खेती के कामों में मैंने विशेष ध्यान दिया। शरीर तो धष्ट पुष्ट था ही। थोड़े ही दिनों में अच्छा खासा किसान बन गया। उस कठोर भूमि में खेती करना कोई सरल काम नहीं। बबूल, नीम के अतिरिक्त कोई 1-2 आम के वृक्ष कहीं भले ही दिखाई दे जाए, बाकी वह नितांत मरुभूमि है। खेत में जाता था, थोड़ी देर में ही झरबेरी के कांटों से पैर भर जाते। पहल तो बड़ा कष्ट प्रतीत हुआ। कुछ समय पश्चात अभ्यास हो गया। जितना खेत उस देश का एक बलिष्ठ पुरुष दिन भर में जोत सकता था, उतना मैं भी जोत लेता था। मेरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। थोड़े दिनों के लिए मैं शाहजहाँपुर की ओर घूमने आया तो कुछ लोग मुझे पहचान भी न सके। मैं रात को शाहजहाँपुर पहुंचा। गाड़ी छूट गई। दिन के समय पैदल जा रहा था कि एक पुलिस वाले ने पहचान लिया। वह और पुलिस वालों को लेने के लिए गया। मैं भागा। पहले दिन का ही थका हुआ था। लगभग 20 मील पहले दिन पैदल चला था। उस दिन भी 35 मील पैदल चलना पड़ा। मेरे माता पिता ने सहायता की। मेरा समय अच्छी प्रकार व्यतीत हो गया। माताजी की पूंजी तो मैंने नष्ट कर दी। पिताजी से सरकार की ओर से कहा गया कि लड़के की गिरफ्तारी के वारंट की पूर्ति के लिए लड़के का हिस्सा, जो उसके दादा की जायदाद होगी, नीलाम किया जाएगा। पिताजी घबराकर 2000 रुपये का मकान 800 में तथा और दूसरी चीज़ें भी थोड़ी दामों में बेचकर शाहजहाँपुर छोड़कर भाग गए।
2 बहनों का विवाह हुआ, जो कुछ रहा बचा था वह भी व्यय हो गया। माता पिता की हालत फिर निर्धनों जैसी हो गई। समिति के जो दूसरे सदस्य भागे हुए थे, उनकी बहुत बुरी दशा हुई। महीनों चनों पर ही समय काटना पड़ा। 2-4 रुपया जो मित्रों तथा सहायकों से मिल जाते थे, उन्हीं पर ही गुजार होता था। पहनने के कपड़े तक न थे। विवश हो रिवॉल्वर तथा बंदूकें बेची तब दिन कटे। किसी से कुछ कह भी न सकते थे और गिरफ्तारी के भय के कारण कोई व्यवस्था या नौकरी भी न कर सकते थे।